हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास हिस्ट्री का थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, द राइज ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। हमने इस यूनिट में अभी तक पढ़ा, राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में हमने अभी तक पढ़ा प्री मॉडर्न वर्ल्ड, स्लिक रूट्स लिंक द वर्ल्ड। हमने इसमें फूड ट्रैवल्स पढ़ा, स्पैगेटी एंड पोटैटो, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक केस पढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा इसमें कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। और आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में हमने पर्टिकुलरली जो बिगिनिंग डेट का लिया है, दैट इज द 1815 टू 1914। एग्जैक्टली हमने 100 ईयर्स लिए हैं 19th सेंचुरी के, 1815 से लेके 1914 तक, एग्जैक्टली तब तक जब तक वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होता है। पहले थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। 19th सेंचुरी में मैंने पहले ही कहा था, ये यूनिट एक ऐसा यूनिट, महज एक ऐसा यूनिट है जिसमें हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और दोनों सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें है। और इसमें हम पहले से ही, इनिशियल स्टेज से ही एंड तक दोनों सब्जेक्ट्स को बखूबी अच्छे से पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स ने क्या कहा, इस 19th सेंचुरी को सम अप इन्होंने कैसे किया। इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाइड three types of movements and flows within the इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। इकोनॉमिक्स यानी कि जो लोग इकोनॉमिक्स में माहिर होते हैं उनको हम इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं। उन्होंने कहा विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज का मतलब हो गया कि कंट्रीज के दरमियान कैसे ट्रेड सिस्टम रहा, कैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रहा। अब इन्होंने थ्री चीजों को डिफाइन किया, थ्री टाइप्स को आइडेंटिफाई किया कि इन थ्री टाइप्स का जो है बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ 19th सेंचुरी में। वो थ्री टाइप्स क्या थे? पहला था ट्रेड इन गुड्स। गुड्स हो गए चीज, जैसे हम देखते हैं कोई भी गुड्स है, कोई भी गुड्स होते हैं, यूजुअली हमारे यहाँ मेड इन चाइना बहुत ज्यादा होते हैं, तो गुड्स हो गए वो चीज। एक तो हमने देखा 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा ट्रेड इन गुड्स हो गया। दूसरा हमने देखा फ्लो ऑफ लेबर हो गया। फ्लो ऑफ लेबर का मतलब हो गया इंसान का शिफ्ट हो गया एक जगह से लेके दूसरी जगह तक। मानो यूरोप से लोग चले गए अमेरिका, अमेरिका से लोग चले गए एशिया, एशिया से लोग चले गए अमेरिका। या इन स्पेसिफिकली हम अगर यहाँ पे बात करेंगे ये फ्लो ऑफ लेबर में क्या पढ़ेंगे हम, फ्लो ऑफ लेबर में हमने देखा बहुत ज्यादा लोगों ने शिफ्ट किया, माइग्रेशन की, कहाँ के ओर? अमेरिका के ओर। और एंड द थर्ड type which was identified by the economists was the movement of capital for short term and long term investment over long distances। कंप्लीटली इकोनॉमिक सेंस है इस पॉइंट में। मोमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल हम क्या, कैपिटल हम किस चीज को कहते हैं? कैपिटल हम यूजुअली मशीन्स को कहते हैं। कैपिटल हम यूजुअली उन चीजों को कहते हैं जो हमें बिजनेस में फायदा देते हैं, जो हम बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं। मानो कि अभी जो है इंडिया के लिए इंपोर्ट हो रहा है फ्रांस से डिफरेंट मशीनरी, तो उसको हम कैपिटल कहेंगे। तो इस 19th सेंचुरी में डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा जो है कैपिटल का भी मूवमेंट हो गया। कैपिटल अब याद रखना, अब कैपिटल हो गया मशीनरी या वो चीज, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, जो हम यूज करते हैं कोई चीज फायदा देने के लिए। मिसाल में दूंगा अभी कैपिटल की। अभी हम जेरोक्स शॉप खोलेंगे, ठीक है, हम जेरोक्स दुकान खोलेंगे। जेरोक्स दुकान में हम एक जेरोक्स मशीन लगाएंगे और उस मशीन से हम लोगों के फोटो कॉपीज करेंगे, लोगों के इन डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स करेंगे। तो ये जो मशीन है, जेरोक्स मशीन जो है, हमारे इस इन्वेस्टमेंट का जो है कैपिटल हो गया, क्योंकि हम यही कैपिटल जो है अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं और यही कैपिटल हमें फायदा दे रहा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो। तो यही कैपिटल मोमेंट हमने देखा 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि एक कंटिनेंट से लेकर दूसरे कंटिनेंट तक जो है कैपिटल का भी मूवमेंट हो गया। अब क्या हुआ 19th सेंचुरी में स्पेसिफिकली और जनरली याद रखने के लिए क्या हुआ? तीन ही चीजें याद रखनी है बस। ट्रेड इन गुड्स, गुड्स मीन्स चीज, जो हमें फॉर एग्जांपल अभी हम यूज मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, पेन जो भी हम यूज कर रहे हैं, इट मीन्स इनको गुड्स कहते हैं। सर्विसेज हो गए कुछ समथिंग डिफरेंट। तो गुड्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रेड हो गया, कंट्रीज से लेके कंट्रीज तक इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, एक कंटिनेंट से लेके दूसरे कंटिनेंट तक। दूसरा क्या था? फ्लो ऑफ लेबर, लोगों में बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो गई फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कंटिनेंट। एंड द थर्ड वन वाज मूवमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की मिसाल मैंने दे दी और ये हमने देखा पूरे 19th सेंचुरी में इस ये इकोनॉमिक सिनेरियो हमारे सामने था।
A वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। अब हम देखते हैं कि एक वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे बनती है 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में कैसे एक वर्ल्ड इकोनॉमी, एक नया सा सिस्टम हमारे सामने आता है, जो पहले सिस्टम कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वही सिस्टम हमारे सामने आता है। Population growth from late 18th century had increased the demand for food grains in Britain. लेट 18th सेंचुरी की हम बात करेंगे। लेट 18th सेंचुरी मींस होगा यही कोई 1775 के ऊपर, अराउंड 1775 के अराउंड या 1770s के अराउंड। क्या हुआ, 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। कहाँ पे, ब्रिटेन में। ठीक है, पॉपुलेशन फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी had increased the demand for food grains in Britain। एक तो पहले पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है फूड ग्रेन्स की वो भी बहुत ज्यादा हो गई। मिसाल में छोटी लेवल पे दूंगा, अगर हमारे फैमिली में 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो 5 फैमिली मेंबर्स को पर महीने, एक महीने का 10 केजी चावल लगता है। जब इसी फैमिली में 10 फैमिली मेंबर्स हो जाएंगे तो इट मींस जो केजीज की इनटेक कैपेसिटी है, जो केजी राइस केजीज की डिमांड है फैमिली में, वो डबल हो जाएगी। ठीक है, वो डबल हो जाएगी। इसी तरह पूरे ब्रिटेन मींस इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, और इस पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से जो है बहुत ज्यादा डिमांड हो गई फूड ग्रेन्स के लिए। फूड ग्रेन्स मींस फूड के लिए, खाने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड हो गई। As urban centers expanded, as urban centers expanded and industry grew, the demand for agricultural products went up, pushing up food grain prices। यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, इंग्लैंड में क्या हुआ, अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड, लोगों ने बहुत ज्यादा शिफ्ट किया रूरल एरिया से लेके अर्बन एरियाज तक, तो अर्बन एरियाज अब बढ़ गए। इट मींस सिटीज अब बहुत ज्यादा हो गई इंग्लैंड में। सिटीज जब बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा लोग जब हो गए, बहुत ज्यादा सिटीज जब हो गई, यही वो जमाना था 18th सेंचुरी का, यही वो जमाना था 19th सेंचुरी का, जब इंग्लैंड में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज का भी आगाज हो गया। इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा वजूद में आ गई। जब इंडस्ट्रीज वजूद में आ गई, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में लोग भी चले गए काम करने के लिए, और जो लोग शिफ्ट कर गए फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, जैसे कि हमने देखा कि अर्बन एरियाज बहुत ज्यादा हो गए, इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा हो गई। इट मींस अर्बन एरियाज, सिटीज में भी अब बहुत ज्यादा लोग थे, इंडस्ट्रीज में अब बहुत ज्यादा लोग थे। इस वजह से जो है बहुत ज्यादा डिमांड हो गई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब फूड के लिए। यानी कि अब अगर इंडस्ट्रीज 100 इंडस्ट्रीज थी, 100 इंडस्ट्रीज में 1000 लोग काम करते थे, इट मींस पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी, अब इंडस्ट्रीज हैं, तो अब ये 1000 लोगों की जो है डिमांड हो गई, किसके लिए, फूड के लिए। अब इन 1000 लोगों को फूड खिलाना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खिलाने हैं, डिफरेंट ग्रेन्स या डिफरेंट प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स खिलाने हैं, लाइक जैसे कि हम यहाँ पे राइस वगैरह खाते हैं, तो वैसे ही वहाँ उनके लिए बहुत ज्यादा डिमांड हो गई। तो इस वजह से जब इकोनॉमिक्स रूल है, जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, तब उसमें जो है फूड, उसके प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। साल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इट मींस अगर इसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस प्रोडक्ट के प्राइसेस जो हैं अप हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। एग्जैक्टली वैसे ही इंग्लैंड में क्या हुआ 18th सेंचुरी में, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा हो गए, अर्बन सेंटर्स भी बहुत ज्यादा हो गए। अब जो ये पॉपुलेशन इन अर्बन सेंटर्स और इन इंडस्ट्रीज में थी, इनके लिए डिमांड बढ़ गई, इनकी वजह से डिमांड बढ़ गई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, लाइक खाने के लिए बढ़ गई। और जब खाने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड हो गई, तो खाने में जो है प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। मतलब मैं समझाऊंगा, अगर पहले एक ब्रेड 10 रुपए में मिलती थी, अब यही डिमांड की वजह से 20 रुपए हो गई, तो इसमें प्राइस जो है डबल हो गया। Under pressure from landed groups, the government also restricted the import of corn। अब जो इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, तब जाके 18th सेंचुरी में जो लैंडेड ग्रुप्स थे, लैंडेड ग्रुप्स मींस जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, जिनके हाथ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन निकलती थी, इन्होंने गवर्नमेंट पे कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया, इन्होंने गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया, मजबूर किया एक कानून बनाने के लिए। वो कानून क्या था, उस कानून का नाम था कॉरन लॉज। ये याद रखना है आपको, कल 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉरन लॉ क्या था, कॉरन लॉ से क्या हुआ। तो कॉरन लॉ आपको याद रखना है कि ये एक ऐसा कानून बनाया गया था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। इसमें लोगों ने, लैंडेड ग्रुप्स, बड़े बड़े जमींदारों ने इंग्लैंड सरकार को मजबूर किया था ये कानून बनाने के लिए। इस कानून में क्या हुआ, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया। इंपोर्ट मतलब हो गया, अब जो है कॉरन किसी और मुल्क से इंग्लैंड में नहीं आ सकता।
किसी और मुल्क से इंग्लैंड में कॉर्न नहीं आ सकता। कॉर्न आप सबको पता है, यथिस मकाई मकई छ वनान, ठीक। तो कॉर्न जो है बाकी कंट्री से अब ब्रिटेन में नहीं आ सकता। इससे क्या हुआ, इससे जो है लोगों को वही कॉर्न खाना पड़ेगा जो इंग्लैंड से निकलता है। लोगों को यानी कि डिमांड उसी कॉर्न की तरफ चली जाएगी जो इंग्लैंड में ही प्रोड्यूस होता है। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो है बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो गए। मिसाल में दूंगा अभी आपको, हमारे यहाँ दो प्रोडक्ट्स हैं, एक हमारा कश्मीरी राइस है, दूसरा हमारा पंजाबी राइस या तिस्मनाज, यानी कि जो किसी और स्टेट से आया हो, पंजाब से आया हो। जब हम कॉर्न राइस के एक क्विंटल की बात कर रहे हैं तो वो हमारा 4,000 5,000 पर क्विंटल होता है। जब हम यही पंजाबी राइस को देखते हैं पर क्विंटल, वो हार्डली 2,000 में हो जाता है। अगर अब हो गया काम, अब अगर रिस्ट्रिक्ट किया गया इंपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम अदर स्टेट्स, अब अगर कश्मीर गवर्नमेंट ने बाकी स्टेट्स को रिस्ट्रिक्ट किया कि आप जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते हमारे कश्मीर में अपना राइस, तो क्या होगा, कश्मीर में जो है बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी कश्मीरी राइस की। लोगों को कश्मीरी राइस जो है मजबूरन खाना पड़ेगा। अगर जो कुछ लोग प्रेफर ही करते थे पंजाबी राइस खाना, लेकिन अब उनको मजबूरन खाना पड़ेगा कश्मीरी राइस। जब सारे लोग कश्मीरी राइस खाएंगे तो इट मीन्स इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिनके पास अब राइस होगा, कश्मीरी राइस होगा, वो इसको अब बेचने लगेंगे क्योंकि उनको पैसा खूब मिलेगा, क्योंकि लोग मजबूर है लेने के लिए, लोग मजबूर है खाने के लिए। जब लोग लेने के लिए आएंगे, राइस बेचने वाला इसका रेट डबल करेगा और लोगों को पे करना पड़ेगा क्योंकि वो मजबूर है। तो ऐसा ही कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में हुआ। सरकार ने, गवर्नमेंट, लोगों ने मजबूर किया। कौन से लोगों ने, लैंडेड ग्रुप्स, जो बड़े जमींदार थे, उन्होंने मजबूर किया इंग्लैंड को कानून बनाने के लिए। कानून बनाया गया कॉर्न लॉ, और इसी कॉर्न लॉ की वजह से जो है इंपोर्ट ऑफ कॉर्न रिस्ट्रिक्ट किया गया इंग्लैंड में। अब लोगों को मजबूरन इंग्लैंड का ही कॉर्न खाना पड़ता था। अनहैप्पी विथ हाई फूड प्राइसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड अर्बन डेवलपर्स फोर्स्ड एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। अब जो है लोगों को, जिनको कॉर्न खाना था, मैंने पहले ही कहा ब्रेड की मिसाल मैंने दी, अब जिन लोगों को कॉर्न खाना था, जिससे हमारी ब्रेड वगैरह या जिससे हमारे बाकी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, अब जिन लोगों को कॉर्न खाना था उनमें कौन कौन से लोग थे। एक वो लोग थे जो अर्बन सिटीज में रहते थे, जिन्होंने शिफ्ट किया था रूरल एरिया से अर्बन एरियाज तक, और एक कैटेगरी थी इंडस्ट्रियलिस्ट्स की, जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे। अब ये दोनों तर्ज के लोग जो है परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी परेशान थे और अर्बन डेवलपर्स भी परेशान थे। किस चीज के लिए परेशान थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा महंगा मिलता था कॉर्न। इनको बहुत ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज्यादा महंगे होते थे, बहुत ज्यादा महंगा होता था इनको ये। और इन्होंने डिमांड की, उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया, मजबूर किया कि आप जो है एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ, आप जो है कॉर्न लॉ को खत्म कीजिए, आप जो है कॉर्न लॉ को खत्म कीजिए, आप जो है इंपोर्ट को अलो कीजिए, इंपोर्ट ऑफ कॉर्न जो है आप अलो कीजिए, ताकि हमें यहाँ से जो है कॉर्न सस्ता मिले। जब आप इंपोर्ट को अलो करेंगे, बाहर कंट्री से आएगा कॉर्न, और वो कॉर्न हमें यहाँ पे सस्ता मिलेगा। After the corn laws were scrapped, food could be imported into Britain more happily than it could be produced within the country. जब ये स्क्रैप किया गया, या जब इसको स्क्रैप किया जा सकता था, तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे जब ये कॉर्न लॉ खत्म होगा। इसके बाद जो है इंपोर्ट होगा कॉर्न लॉ इंग्लैंड में बहुत इजीली, लोगों को ऑप्शन मिलेगा बिजनेस करने का, ट्रेड करने का। और जब कॉर्न यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो जाएगा इंग्लैंड में, तब जो है लोगों के पास इजीली बहुत ज्यादा सस्ते चीप रेट्स में कॉर्न अवेलेबल होगा, और वो लेंगे, और उनके लिए ये खुशी की बात होगी। As food prices fell, consumption in Britain rose. अब जो है कॉर्न लॉ को खत्म किया गया। अब जो है कॉर्न लॉ खत्म होने के बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे जो है फूड प्राइसेस डाउन होंगे। मानो कि अब कश्मीर गवर्नमेंट ने यहाँ पे राइस जो है पंजाबी राइस को बैन किया था कि यहाँ पे आप अपना पंजाबी राइस नहीं ला सकते। लोग मजबूर थे कश्मीरी राइस खाने के लिए। कश्मीरी राइस की 5 से लेके 10,000 तक रेट हो गई। अब जब गवर्नमेंट ने फिर से अलो किया कि अब जो है पंजाबी राइस कश्मीर में आ सकता है, इससे क्या हुआ कि लोगों को ऑप्शन मिला, लोगों को अल्टरनेटिव मिला, लोगों को चॉइस मिली। उनको पंजाबी राइस 2,000 के क्विंटल मिलता था, कश्मीरी राइस जो है 5,000 क्विंटल मिलता था। तो इन्होंने प्रेफर किया कि
अब वो 2000 का क्विंटल खाएंगे। तो लोगों के पास जो है, लोगों ने अब बहुत ज़्यादा कंजप्शन करना यूज़ किया। इट मीन्स कंजप्शन मीन्स उन्होंने इसका यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हुई अब फूड प्रोडक्ट्स की। और इससे क्या हुआ, एज फूड प्राइसेस फेल, कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज। जब इनका रेट कम हो गया, जब कॉर्न का रेट इंग्लैंड में कम हुआ, तो इसके साथ ही कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज। कंजप्शन मीन्स अब बहुत ज़्यादा लोगों ने डबल डबल खाना शुरू कर दिया। जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते थे अपना खाना पीना, उन्होंने अब वो रिस्ट्रिक्ट करना बंद किया, इन्होंने अब अच्छे तरीके से खाना शुरू कर दिया। फ्रॉम 19th century, from 19th century, faster industrial growth in Britain also led to higher incomes and therefore more food imports. अब इसी के साथ क्या हुआ, अब जब लोगों ने जब लोगों की इनकम जो है सेव हो गई। कैसे लोगों की इनकम सेव हो गई, अगर किसी इंडस्ट्री में एक बंदा काम करता था, उसकी 10,000 सैलरी थी मिसाल के तौर पे, उस 10,000 में उसका पहले कॉर्न लॉ में क्या होता था, 7,000 खाने पे चलता था, अब उसका खाली 3,000 बचता था। अब जब यही कॉर्न लॉ खत्म हुआ, अब उसका जो है खाली 3,000 खाने पे चला जाता है, तो इट मीन्स उसकी सेविंग जो है 7,000 होती है। और जब इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, इंडस्ट्रीज में इजाफा हो गया, और ज्यादा इजाफा हो गया, बहुत ज्यादा लोगों को काम मिल गया, बहुत ज्यादा लोगों को इनकम हो गई, और बहुत ज्यादा लोग जो है फिर अमीर हो गए। अब इंग्लैंड की सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई, यानी कि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा लोग जो है अब अमीर हो गए। मेजर पोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन जो है वो अमीर हो गया। और जब वो अमीर हो गए तो उनके पास बैलेंस्ड डाइट भी आ गया। उन्होंने जो है डिमांड की बहुत ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स की। जब डिमांड बहुत ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स की हो गई, तो जाहिर सी बात है जो अब इंग्लैंड में प्रोड्यूस नहीं होता था, अगर जो उसकी डिमांड थी, तो वो इंपोर्ट करना था किसी और मुल्क से। Around the world, in Eastern Europe, Russia, America, and Australia, lands were cleared and food production expanded to meet the British demand. अब सारे लोगों को पता चला था, सारे लोगों का मतलब यहाँ पे है, सारे कंट्रीज को पता चला था कि इंग्लैंड जो है बड़ा मार्केट साबित हो रहा है। इंग्लैंड में जो है, अब हम अगर यहाँ पे बात करेंगे, हम कहेंगे कि इस साल जो है हम पोटैटोज प्रोडक्शन करते हैं, या हम बोलते हैं कि लहसन लहसन को इस साल जो है इसकी रेट ठीक थी। या पोटैटोज की ही आपको मैं मिसाल दूंगा, अगर एक फैमिली हेड, मानो कि मेरे घर में जो है 10 क्विंटल पोटैटोज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, लेकिन मेरे घर का कंजप्शन जो है खाली 1 क्विंटल है, तो इट मीन्स कि मेरे घर में जो है 9 क्विंटल इजाफा है पोटैटोज का, 9 क्विंटल सरप्लस है किसका, पोटैटोज का। अब मुझे इन पोटैटोज को भेजना है, मैं वहीं पे भेजूंगा जहां पे इसकी रेट ठीक होगी, मैं वहीं पे भेजूंगा जहां पे लोग पोटैटोज खाएंगे, जहां पे पोटैटोज की डिमांड होगी। तो ऐसे ही सारे कंट्रीज को, कंट्रीज लाइक रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या बाकी ईस्टर्न यूरोप, इनको पता चला कि अब जो है, अब जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसको डिमांड है कहाँ पे, उसको डिमांड है इंग्लैंड में। अब उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, इन्होंने जो है फॉरेस्ट्स को क्लियर कर दिया, लैंड को क्लियर कर दिया, और इस लैंड को, इस फॉरेस्टेड एरियाज को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एग्रीकल्चरल लैंड में। और जब इन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड में इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर वहीं पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन शुरू कर दी, और फिर वही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो इस लैंड से निकलती थी, वही जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है इंपोर्ट होती थी कहाँ पे, इंग्लैंड में वो इंपोर्ट होती थी। तो जब अब सिस्टम ऐसा हुआ था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी हुई थी बहुत सारे कंट्रीज में, लाइक रशिया, अमेरिका कंटिनेंट से, ऑस्ट्रेलिया में भी, या ईस्टर्न यूरोप में भी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती थी। अब यही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है इंपोर्ट होती थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बहुत ज्यादा लोग थे, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा लोग इंडस्ट्रीज में काम करते थे, इंग्लैंड में अब बहुत ज्यादा सिटीज भी डेवलप हुई थी, सिटीज भी वजूद में आए थे, वहां पे बहुत ज्यादा लोग थे, दुनिया भर के लोग वहां पे चले गए थे, दुनिया भर के लोगों ने वहां पे माइग्रेशन कर दी थी, और वहां पे अब बहुत ज्यादा लोग थे, इट मीन्स वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब जब डिमांड थी, अब जो है डिमांड को थोड़ा बहुत इन्होंने फ्यूरियस बना दिया। फ्यूरियस मीन्स इन्होंने अब कहा कि अगर हमें एक महीने में सप्लाई होता है, हमें हमें ये सप्लाई 15 दिन में ही होनी चाहिए। अब हम मिसाल में दूंगा कि अगर जम्मू से निकलेगी कोई गाड़ी, माल गाड़ी यहाँ कश्मीर के लिए, अगर वो यूजुअली 7 दिन लेती है यहाँ पे पहुंचने में, हम कभी कभार चाहते हैं कि बस ये एक ही दिन में आनी चाहिए, ठीक। तो ऐसा ही कहाँ पे हुआ, पूरे इस यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो इसके लिए क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अब जो है सप्लाई बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए, जो एक दिन में, जो 10 दिन में पहुंचती है वो एक दिन में पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने कहा कि रेलवेज अब बनाने पड़ेंगे। रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू द पोर्ट्स। अब रेलवेज और पोर्ट्स, पोर्ट्स हो गए वो एरिया जो समंदर के नजदीक होंगे, जहां पे शिप्स में कार्गोज, कार्गोज मीन्स फ्रीट्स, फ्रीट्स मीन्स जो हम शिप्स में माल भरते हैं। अब जो
इन दिनों सप्लाई होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वो तो यूजुअली पोर्ट से होता था, शिप से होता था, शिप्स में माल भरा जाता था, फिर एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता था। लेकिन जो एग्रीकल्चरल एरियाज थे वो बहुत ज्यादा दूर थे, समंदर एरिया से बहुत ज्यादा दूर थे। तो इन्होंने कहा कि हम ये एग्रीकल्चरल एरियाज जो है समंदर एरियाज पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूंगा, अगर हमारे यहाँ से कोई मालगाड़ी निकलेगी कुंजर से, उसको जाना है बटमालू, बटमालू में उसको माल जो है इंपोर्ट करना है। अगर कुंजर से लेके बटमालू तक उसको जो है 10 दिन लगते हैं जाने के लिए। अब अगर हम यही गाड़ी जो है, यही माल जो है रेल में लेंगे, रेल में इसको 1 दिन लगेगा। तो ऐसा ही इन्होंने किया। इन्होंने कहा जहां पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स थे, वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स बहुत ज्यादा दूर थे, किससे? पोर्ट से। पोर्ट्स क्या हो गए? जहां पे अब माल चला जाता था, जहां से माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। इन्होंने कहा पहले हम इन्हीं रीजन्स को कनेक्ट करेंगे पोर्ट्स के साथ। तो इसके लिए उन्होंने रेलवेज बनाने शुरू कर दिए। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट एंड ओल्ड वंस एक्सपेंडेड टू शिप द न्यू कार्गोस। अब उन्होंने कहा बहुत ज्यादा नए सेंटर्स बनाने हैं, हार्बर्स बनाने। हार्बर्स मींस कि जहां पे हम कंट्रीज के साथ कॉमनवेल्थ नेशंस क्रिएट कर सके। एक ऐसा स्टेट या एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जहां पे बहुत ज्यादा कंट्रीज को इजी हो जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। या हम जो है बिल्ट एंड ओल्ड न्यू वंस एक्सपेंडेड टू शिप द न्यू कार्गोज, या हमें कुछ पुरानों को जो है एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, और कुछ नए भी डालने हैं, ताकि जो है शिप द न्यू टू शिप द न्यू कार्गोज। टू शिप द न्यू कार्गोज का इस सेंटेंस का मतलब है जो हम माल शिप्स में भरते हैं फिर उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए हमें जो है रेलवेज को कनेक्ट करना पड़ेगा पोर्ट्स के साथ। Capital flowed from financial centers such as London. The demand for labor in places where labor was in short supply, as in America and Australia, led to more migration. Nearly 50 million people immigrated from Europe to America and Australia in the 19th century. अब लोगों को और एक ऑप्शन मिला जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। कौन सा जॉब, कौन सा ऑप्शन? अब उनको ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जॉब मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल फील्ड्स एक्सपैंड हुए थे। तो लोगों को ऑप्शन मिला था। अब लोगों ने अब क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने माइग्रेशन करनी कर दी शुरू, कहाँ की ओर? अमेरिका की ओर, ताकि वहां से वो जो है काम करे। क्यों? कौन सा काम? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का काम। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्यों करना था? क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है फिर लंदन या फिर जो है यूरोप में या इंग्लैंड में जो है उसको इंपोर्ट करना है। So nearly 50 million people immigrated from Europe to America and Australia in the 19th century. 19th century की अगर हम बात करेंगे तो nearly 50 million लोग कितने हो गए? बहुत ज्यादा लोग हो गए। तो nearly 50 million लोगों ने जो है शिफ्ट किया, माइग्रेशन की, अपने कंट्रीज को छोड़ के चले गए, अपने सिटीज को छोड़ के चले गए। कहाँ के ओर? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। वहां पे उनको रोजगार मिला था अब एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम करने के लिए। Thus by 1890, तो इसके साथ हम कह सकते हैं by 1890, 1890 तक a global agricultural economy had taken shape, accompanied by complex changes in labor movement, patterns, capital flows, ecologies and technologies. तो हम ऐसे conclude कर सकते हैं by 1819, 1890 में क्या हुआ था? तब तक क्या हुआ था कि एक agricultural economy had taken shape. एक ऐसी इकोनॉमी बनी थी। अभी जो हम बात करेंगे अभी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है फॉर एग्जांपल, अभी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है। या मैं बोलूंगा इंडियन इकोनॉमी जो है 70% जो है एग्रीकल्चरल इंडियन इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चरल बेस्ड है। 70% एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। या पूरे दुनिया की अगर हम बात करेंगे, पूरी दुनिया में अभी भी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब हो गया जो लोग पैसे कमाते हैं, जो लोग खाते हैं, वो कहां से आता है? वो आता है एग्रीकल्चर से। जो लोग कमाते हैं, जो लोग खाते हैं, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो लोग कंजप्शन करते हैं, वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। और यही वो जमाना था, यही वो सदी थी 1890 या 19th सेंचुरी, जिसमें बहुत ज्यादा हमने देखा कॉम्प्लेक्स चेंज इन लेबर मूवमेंट। लेबर ने भी बहुत ज्यादा जो है शिफ्ट किया, मूवमेंट किया है, माइग्रेशन की। क्यों की माइग्रेशन? ताकि उनको जॉब मिले, ठीक, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज तक। और कैपिटल फ्लो भी हो गया। कैपिटल फ्लो मींस कि मैंने पहले ही कहा मशीनरी, अब इंडस्ट्रीज आई थी, अब इंडस्ट्रीज में जो पहले हैंडमेड प्रोडक्ट्स हुआ करते थे अब वही मशीन मेड प्रोडक्ट्स बन गए, और इससे जो है कैपिटल फ्लो हो गया।
एंड टेक्नोलॉजी। कल हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कैसे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि शिप्स कैसे वजूद में आए। पहले नॉर्मल शिप्स थे, अब मोटर, अब दूसरे कैटेगरीज के शिप्स आए थे। अब पहले वो शिप्स थे जो 10 दिन में ट्रैवल करती थी एक जगह से दूसरी जगह, फिर वो शिप्स आए जो 10 दिन का सफर बस एक दिन में करते थे। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हुआ इस ट्रेड में, इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो हम इंशाल्लाह कल हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, वो अभी पूछ सकते हैं, आपके पास अच्छा टाइम है डाउट्स रेज करने का। यू कैन अनम्यूट नाउ, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। है किसी को कोई क्वेश्चन? कहीं पे रिपीट करना है? मैं बहुत ज़्यादा इजी इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में इसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको ये समझ आ जाए। अगर कहीं पे रिपीट करना है आप वो भी बोल सकते हैं, कहीं पे क्वेश्चन है वो भी आप बोल सकते हैं, कहीं पे डाउट है वो भी आप बोल सकते हैं। है कहीं पे? नो सर। ओके।